अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता 24 घंटे बड़े ही हैपनिंग गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई 20 से ज़ायद क्रिकेटर्स कल जो है लाहौर मदऊ किए हुए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने इन सब क्रिकेटर्स से मुलाकात की, इनकी तजावीज़ हासिल की और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी और अब आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और आने वाले पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत तफसीली बात हुई। इसका आउटकम क्या होगा, इसके हवाले से भी इंतजार करना होगा। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज है वो कुछ देर में मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो हेड कोचेज हैं, यानी कि वाइट बॉल में गैरी कर्स्टन साहब और जैसन गिलिस्पी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने जो है मुलाकात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से। अब सवाल ये उठते हैं कि इन मुलाकातों के बाद होगा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ नुमाया तब्दीलियाँ आएंगी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में कुछ नया हो सकेगा? पाकिस्तान टीम की कप्तानी के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे और T20 में रहेंगे? ये तो कंफर्मेशन मौजूद है कि टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद जो है वो बरकरार रहेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी वो अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम देंगे। लेकिन वनडे और T20 कप्तानी का क्या होगा, ये है असल सवाल। इस सवाल को ढूंढेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ अब्दुल रऊफ़, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, जो कि कल उस मीटिंग का हिस्सा भी थे जिसमें तमाम फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद थे, तो उनसे भी पूछेंगे कि इस मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई और क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले वक्त के हवाले से। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। जनाब, आपने रीप्ले हेडलाइंस देखी और अब चलते हैं उस मीटिंग के हवाले से बात करने के लिए अब्दुल रऊफ़ साहब की तरफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जिन्होंने कल इस मीटिंग को कवर किया, इसकी तमाम रिपोर्टिंग करते रहे। अब्दुल रऊफ़, पहले आपको खुशामदीद और बताइएगा कि 20 से 22 क्रिकेटर्स मौजूद थे, एक बड़ी मीटिंग हुई, मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। सुना है कि शुरू में पहले एक प्रेजेंटेशन दी गई उनकी जानिब से, उसके बाद आप लोगों से तजावीज़ ली गई। आप कुछ बता सकते हैं कल बेसिकली मीटिंग में आपने क्या ऑब्जर्व किया और क्या होता रहा? देखिए, बेसिकली जो मीटिंग थी उसका जो एजेंडा था वो डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या नया जो रोड मैप था या नया इंफ्रास्ट्रक्चर था वो दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। मगर बेसिकली मेरे ख्याल के मुताबिक ये मीटिंग पहले होनी चाहिए थी जब आप एजेंडा तश्कील दे रहे थे या रोड मैप बना रहे थे। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एजेंडा बना दिया था और इसको मीटिंग का हिस्सा बना दिया था और उसके बाद जो रोड मैप था उसको भी अमली शक्ल दे दी थी और इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, तो इसमें उन्होंने कहा कि आप इस पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो उस पे फिर जितने भी हमारे जो पास्ट के या करंट प्लेयर्स थे उन्होंने फिर अपनी राय का इजहार किया, मगर उसका फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इसको तश्कील दे चुके थे। आपको तश्कील देने से पहले ये करना चाहिए था। जी। और इसमें बेसिक जो प्रायोरिटी थी वो क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और जितना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या उसकी मैनेजमेंट है उसका तमाम तर फोकस चैंपियन ट्रॉफी पर है, तो ज्यादातर उनका जो एजेंडे का जो बेसिक पॉइंट था वो चैंपियन ट्रॉफी पे था और इसीलिए वो एक टूर्नामेंट शुरू करने जा रहे हैं सितंबर में, पेटेंगुलर वनडे टूर्नामेंट। जी। और क्योंकि आपको पता है कि जो पेटेंगुलर कप होता है वो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं आपके 150 के 60 प्लेयर्स 5 टीमें बनाकर सीजन के आखिर में करवाया जाता है, जो आपके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं। जी। मगर यहाँ पर उन्होंने इसको पहले शुरू करवा दिया और जो लास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस थी उस पर उनको लड़कों को पिक करेंगे, तो और उस पर वो पहले वनडे कप करवाएंगे और बाकी जो शेड्यूल है वो एज इट इज रहेगा। तो ये बेसिक था जिस पे हमारी डिस्कशन है। रऊफ़, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, फिर गुलाम मुर्तज़ा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज ये कहती है कि मोहसिन नकवी साहब से साबिक क्रिकेटर्स की तवील मुलाकात, साबिक क्रिकेटर से डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने और कौमी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दी। फिर आते आते जी बात होती है T20 और फिटनेस की, उसके बाद बात होती है जी समर सीज़न में भी टूर्नामेंट्स कराने, इस्लामाबाद पेशावर शहरों में अकेडमीज़ बनाने की सिफारिशात, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने, 4 रोज़ा मैचेस अंडर 19 के टूर्नामेंट्स कराने। इसी तरह फिर करते करते बात नीचे आती है जी कि सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, पाकिस्तान के कोचेज़ के मयार के ऊपर भी बात हुई। इसी तरह जो अगर हम बात करते हैं अंडर 19 पर फोकस करने की बात हुई। इसी तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन किसी वजह से रब्ता हो नहीं पाया। सलीम अल्ताफ़ मौजूद थे, सिकंदर बख्त थे, इकबाल कासिम, हारून रशीद, खुद अब्दुल रऊफ़ मौजूद थे, सादिक मोहम्मद, शफीक पापर, सलीम यूसुफ, यासिर हमीद, यासिर शाह, सरफराज अहमद, एजाज़ अहमद, बासित अली, वजातुल्लाह वास्ती, आसिम कमाल, समी, इसी तरह राशिद खान, आमिर मलिक और करते करते सलमान बट, अज़हर खान, अज़हर महमूद और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जानिब से भी ऑफिसर मौजूद थे। अब्दुल रऊफ़, चूँकि आप मौजूद थे, आपने सबको सुना, लेकिन कुछ मेरा ये सवाल, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनस खान, या अगर आप बात करते हैं रमीज़ राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, कुछ बहुत बड़े नाम
मिसिंग भी थे। आपको लगता है कि ये एक अगर चलें, ये बहस अलग है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि आपने जब स्ट्रैटेजी बना ली तो उसके बाद बुलाने के बजाय पहले बुलाते, ये एक अपनी सवाल अपनी जगह बदस्तरू मौजूद रहेगा। लेकिन आप समझते हैं कि ये एक सही नुमाइंदगी ऑफ क्रिकेटर्स हुई है इस मीटिंग के अंदर? देखिए, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, वसीम अकरम से वकार यूनुस, अरबीज राजा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अच्छा इन्वॉल्व रहे और उनका काफी ज्यादा इनपुट रहा है। और जितना भी देखें, अगर कोई भी कुछ स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है तो वो, या इदारा कोलैप्स होता है तो वो एकदम कोलैप्स नहीं होता, उसके पीछे 15-20 साल की रीजन होती है। ठीक है। जब आप डेवलप करते हैं तो उसके पीछे भी 15-20 साल की कोई ना कोई रीजन होती है, और जब आप कोलैप्स करते हैं तो उसकी भी रीजन होती है। तो ये लोग 20 साल से इस पार्ट रहे हैं, इसके सिस्टम के। कोई कोच रहे हैं, 5-5 बारियां लेते रहे हैं, कोई चेयरमैन रहे हैं, कोई मैनेजमेंट में रहे हैं, कोई चेयरमैन को मुकम्मल अपना इनपुट देते रहे हैं। तो इनका होना या ना होना एक बराबर है। मगर दूसरी चीज जो यहाँ पर थी, मेरा ख्याल है कि अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा इस पे जोर देना चाहिए था कि 2 एज ग्रुप बनाए हैं। एक 40 से 50 साल तक जो हमारे जैसे करंट प्लेयर्स थे, जिन्होंने छोड़ा पिछले 5-4 साल वो खेलते रहे हैं। ठीक है। अगर उनको मेरा ख्याल है कि उनको डिफरेंट अगर 20-25 इस तरह के इंटेलेक्चुअल आप बुला सकते हैं, जिनकी काफी ज्यादा डोमेस्टिक पे और इंटरनेशनल पे जिनका आउटपुट रहा है, और उसके बाद जो 60 से अबव लोग हैं उनका डिफरेंट अगर वो एक ग्रुप बनाते तो वो ज्यादा सीरियस बहस हो सकती है। अच्छा, इससे पहले मैं गुलाम मुर्तज़ा की तरफ जाऊं, रऊफ, क्या कप्तानी पे कोई बात हुई? चूंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या, जो आपको पता है ना, हमारे यहाँ खबरियत ये नहीं होती कि जी अंडर 19 समर कैंप और इससे क्या होगा। लोग सुनना चाहते हैं क्या कप्तान तब्दील होगा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे यहाँ कोई कोचेस में तब्दीली होगी, क्या सिलेक्शन कमेटी के लिए किसी को ऑफर हुई है? फिर मैं गुलाम मुर्तज़ा की तरफ बढ़ता हूँ कि उनके पास क्या खबर है। बट रऊफ, क्या कप्तानी के हवाले से कोई बात हुई, कोचेस के हवाले से? देखिए, ये जो बातें हैं बिल्कुल ये बुनियादी एजेंडे में शामिल नहीं थी। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जिस चीज पे हमें डिस्कशन का मौका दिया गया, वो सिर्फ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे जो बेहतरी की तजावीज़ हम लोग दे सकते थे वो हम लोगों ने दिए। पुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर मजीद मौज़ूआत से बात करेंगे। पुरान रिप्ले में खुशामदेद, बात करें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी की होने वाली मीटिंग्स के हवाले से। गुलाम मुर्तज़ा, रऊफ से तो हमारी बात होगी, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स से आपकी भी बात हुई होगी। आप लोग वहाँ मौजूद थे होटल में, मैंने देखा मोहसिन नकवी साहब जा रहे थे, उनसे भी एक सवाल हुआ बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। उन्होंने कहा अभी कोई फैसला नहीं हुआ और हमने मुशावरत नहीं की। कल की पूरी मीटिंग का लबे लबाब अगर आप बता सकें। जी, सबसे पहले उन्होंने जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर से बात की, तो उनके जो मीटिंग में एजेंडा वही था जिस तरह अब्दुल रऊफ ने बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन, हाउ टू इम्प्रूव डोमेस्टिक क्रिकेट। ये प्रेजेंटेशन का उनका जो फोकस था, यहां से शुरू की। तो इस जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो इस वजह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट को उन्होंने फोकस किया कि पहले 4 डे क्रिकेट होती है, 1 डे क्रिकेट होती है, T20 क्रिकेट होती है, तो रेक्टेंगुलर करवाया जाएगा। उसके बाद चैंपियंस टूर्नामेंट करवाए जाएंगे, 2 चैंपियंस टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। जो रीजन 16 रीजन्स खेलते हैं, तो 16 रीजन्स के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल परफॉर्मर प्लेयर को निकाल के 5 टीमें बना के टूर्नामेंट करवाया जाएगा रेक्टेंगुलर की तरफ से। T20 भी होगा, 1 डे भी होगा, ताकि जो प्लेयर्स हैं, जो क्रीम है पाकिस्तान के बेहतर प्लेयर्स हैं, उनको ज्यादा पॉलिश किया जाए और उन्हीं प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जाएंगे। ये डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो तजावीज़ और गुलाम मुर्तज़ा से पहले मैं रऊफ से पूछूं, आपसे जो क्रिकेटर्स की बात हुई जो इस मीटिंग का हिस्सा थे, उनका फीडबैक क्या लगा आपको? क्या बात सुनी गई उनकी? क्या कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट होने जा रही है? प्रेस रिलीज आज आया, कुछ चीज़ें आपने भी रिपोर्ट की थी। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, जो पीसीबी कह रहा है और जो क्रिकेटर्स की राय है, ये दोनों अगर आप मुझे इसके, आपको क्या लगता है कंसेंसस है इसके अंदर? जी, कुछ क्रिकेटर से हमारी बात हुई तो वो अब्दुल रऊफ जिस तरह बात कर रहे हैं ना, कि सारी प्रेजेंटेशन, हर चीज फाइनल करने के बाद उन्हें सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया कि वो उसमें कुछ रद्दोबदल नहीं कर सकते। जो तारीखें हैं टूर्नामेंट की वो भी बता दी गई हैं, टूर्नामेंट का बता दिया गया, क्या क्या चीजें होनी वो बता दी गई हैं, सजेशंस दी गई। तो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। दूसरे क्रिकेटर्स भी ये कह रहे हैं कि हमें पहले एजेंडा भेजा जाता है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पूरा भेजा जाता है और बताया जाता है कि इसमें आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है। चलिए, मैं आपसे मजीद बात करता हूं। पहले मैं रऊफ से एक आखिरी सवाल कर लूं। रऊफ, अगर मैं आपसे पूछूं, गुलाम मुर्तज़ा जैसे कहा कि प्रेजेंटेशन दी गई और बताया गया,
अगर मैं चलें आपसे ये पूछूं, प्रेजेंटेशन ठीक है दी गई, शायद बोर्ड का अपना एक प्लानिंग होगी, बट आप क्या समझते हैं क्या चीज़ें हैं बुनियादी ठीक करने वाली, जो आपने मीटिंग में भी बोली होंगी, बहुत सारे क्रिकेटर्स वहाँ अपना इजहार ख्याल भी करके आए हैं, आपकी भी प्लेयर से बात हुई होगी, जारी बात है आप लोग सब साथ थे, करने वाली चीज़ क्या है, जो कुछ ऐसी चीज़ अगर कोई मिसिंग थी जो आप समझते हैं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि बोर्ड की जो बेहतर लगी, दोनों तरफ अगर आप निशानदेही कर सकें? देखिए, इसमें बेसिक चीजें जो डिस्कस हुई हैं, क्योंकि जो गुलाम मुर्तजा ने बात की है वो बिल्कुल ठीक बात की है कि एजेंडा जब पहले से तय था, शेड्यूल आ चुका है, डेट्स दे चुके हैं, तो उसके बाद फिर कोई ऐसी बात थी नहीं कि जो कोई नई चीज होती है, ऑलरेडी हर चीज उसमें वो डाल दी गई थी। मगर जो सजेशन दी थी उसमें फिर यही था कि अंडर 19 में जो T20 क्रिकेट है उसकी हौसला शिकनी की जाए और ज्यादा से ज्यादा 4 डे या 3 डे क्रिकेट करवाई जाए। उसके बाद पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए, ग्राउंड का स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया जाए, बॉलिंग का जो बॉलें हैं यूज होती हैं उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया जाए। और उसके बाद फिर कोचिंग पे बहुत ज्यादा बात हुई। चेयरमैन साहब ने भी बात की है कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है कि जो जिनके पास एजुकेशन है, वो खुद एजुकेटेड नहीं है, तो वो आगे बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे, वो क्या कोच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 90% जो कोचेज है वो जायल हैं। इसी तरह जो हमारे हारून रशीद थे, जो पिछले 30-40 साल से कोच एजुकेशन प्रोग्राम का भी हिस्सा रहेंगे और हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी, उन्होंने भी यही बात की थी कि हमारे पास कोचेज नहीं है, 3-4 दिन के कोचिंग कोर्स करवाते हैं, सिफारिश पे उनकी असाइनमेंट्स बना दी जाती हैं, उनको लिखना नहीं आता, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको बात करनी नहीं आती, डेवलपमेंट का काम नहीं आता। तो उस पर फिर मैंने थोड़ी सी अपनी राय दी थी कि भाई जब आप अदारा चला रहे होते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स पे प्लेयर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन हाईली एजुकेटेड है, कौन नहीं है। तो उसके बावजूद अगर आप जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनकी आप हौसला शिकनी करते हैं और प्रमोट करते हैं जो अनएजुकेटेड हैं, तो फिर कसूर उसमें प्लेयर्स का नहीं है, आपका है। आप सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को जायल कह रहे हैं, तो फिर मैंने अपना बताया कि मैंने मास्टर डिग्री की हुई है, 18 साल की मेरे पास एजुकेशन है, फिर PhD कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज फिर मैंने उन्हें बताई कि इस तरह नहीं है, आप आरे को जायल नहीं कह सकते और अपने आप को गिरबान में झांकना चाहिए, बजाय कि आप सबको जायल कहकर एक ही स्टिक से आंकना शुरू कर दें। तो उसके अलावा बाकी ये जो जर्नल डिस्कशन होती रही है कि किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, रोब आखिर में कंफर्म कीजिएगा, बाबर आजम की आज कप्तानी के हवाले से कोई बात भी नहीं हुई और क्या किसी ने करने की कोशिश की तो कोई फीडबैक भी नहीं मिला, इसके ऊपर कंफर्म अगर आप कर सकें मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि उनका इससे जो मीटिंग का कोई भी एजेंडा उसके मुतालिक था, और मेरा ख्याल है कि उसमें उसको हाइड आउट करने की कोशिश की गई है, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की और ना ही कोई किसी ने इस पे बात की है कि कप्तानी से, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन होता या मीटिंग में कोई एजेंडा होता तो उस पर वो बात कर सकते थे, मगर अपने तौर पे कोई बंदा बात नहीं कर सकता था कि उसको कैप्टनसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि सेपरेट इशू है, उन्होंने शायद किसी और मीटिंग के लिए रख छोड़ा। चलें, अंदरूनी कहानी जी आपके सामने आ गई, कल मीटिंग में क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में भी जो और फिर अब्दुल रऊफ जो कि इस मीटिंग का हिस्सा थे, उन्होंने आपको खुल के सारी बात बता दी। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुलाम मुर्तजा से एक और बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसके ऊपर भी प्रेस रिलीज आ गया, जो जैसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन की मोहसिन नकवी के साथ डायरेक्ट मीटिंग हुई। क्या आउटकम आ सकता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियाँ कौम इंतजार कर रही है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद कुछ जिम्मेदारों का तयन किया जाए, कुछ फैसले लिए जाएं। अब तक खामोशी है, अब तो भारत सेलिब्रेशन करके दूसरी सीरीज भी खेलने शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ अब तक मीटिंग्स ही चल रही हैं। इसका कोई आउटकम भी निकलेगा, कोई फैसले भी होंगे, गुलाम मुर्तजा से पूछेंगे। शॉर्ट का मतलब देखिए। प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो हमने बात कर ली अब्दुल रऊफ और गुलाम मुर्तजा से पहले पार्ट में कि कल जो पहली मीटिंग हुई डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और PCB के चेयरमैन के दरमियान क्या बात हुई। लेकिन दूसरी प्रेस रिलीज भी आई जनाब, जिसमें कहा गया है कि मोहसिन नकवी साहब, गैरी कर्स्टन और इसी तरह जो जैसन गिलेस्पी, इनकी मीटिंग हुई और फ्री हैंड दे दिया है। ना गुलाम मुर्तजा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि आप फ्री हैंड दे रहे हैं कोचेस को, और यही हमारा मुतालबा भी था। आपको याद है कि जब आपके दो गैर मुल्की और बहुत अच्छे रिप्यूटेबल कोचेस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जहां तारीफ बनती है वो होनी चाहिए कि दो वाकई बड़े कॉम्पिटेंट कोचेस जो है वो उनको हायर किया गया। बट फ्री हैंड से मुराद अब क्या है, क्या ये दोनों जो कोचेस हैं ये किस तरह के फैसले कर पाएंगे, क्योंकि फ्री हैंड 2-3 किस्म के हो सकते हैं। एक तो सिलेक्शन कमेटी में क्या इनकी से हो सकती है, क्या कप्तान जो नया बंदा है उसके अंदर से हो सकती है। आपके पास क्या खबरें हैं कि बेसिकली होने क्या वाला आने वाले दिनों में, और फिर नवंबर में हमारी ODI और T20 सीरीज़ है लिमिटेड ओवर्स की, तो क्या बाबर आजम की कप्तानी, इसके ऊपर सबको इस वक्त बड़े नज़रें हैं कि क्या वो रहेंगे नहीं रहेंगे, आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले जो मीटिंग हुई उसमें जो गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी, अजहर महमूद मौजूद थे, तो उनकी जानिब से उन्हें कहा गया कि हमारे पास एक प्लान है, तो वो प्लान पेश किया गया, तो जिसके ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे,
आपको फ्री हैंड देते। अगर आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, सिलेक्शन कमेटी के वो पहले ही दोनों मेंबर हैं। किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करना है तो उनकी मुशावरत से होगा। उसके बाद कहा है कि फिटनेस जो पाकिस्तानी टीम का बहुत ज्यादा मसला है कि फिट प्लेयर ही टीम का हिस्सा बन सकेंगे। जो अनफिट प्लेयर हैं या हाफ फिट प्लेयर हैं वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। ये बाकायदा तौर पे तो एक गुलाम मुर्तजा कहते हैं कलामी माफ, इससे तो ये जाहिर होता है कि पहले फ्री हैंड क्या नहीं था, और जैसे वहाब रियाज एज अ सीनियर मैनेजर मौजूद थे, इसके अलावा बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस होता था। फिर हमने देखा कि बहुत सारे, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करूंगा, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि किन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, बट क्या जेसन गिलिस्पी और गैरी कस्टन ने कहीं ना कहीं ये शिकवा भी किया कि शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें वो खुल के कर नहीं पा रहे होंगे, खासतौर पर गैरी कस्टन। जेसन गिलिस्पी तो चले भी उन्होंने अपनी शुरुआत करनी है। अब बेसिकली मकसद क्या था इस फ्री हैंड के वर्ड का? जी, क्योंकि वर्ल्ड कप में जाने से पहले गैरी क्रिस्टन यहाँ पे मौजूद नहीं थे। जी। तो उनसे वीडियो कॉल पे जरूर बात हुई थी सिलेक्शन के हवाले से, बाकी उनसे बात नहीं हुई थी, मुशावरत नहीं हुई थी। टीम की सिलेक्शन में वो उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे फुली तौर पे। तो अब वो मुकम्मल तौर पे टीम खिलानी कौन सी है, मिडल जो हमारा बैटिंग ऑर्डर वो क्या होगा, उसके बाद फिट प्लेयर को अंदर खिलाना है, और बहुत सारी चीजें हैं। कप्तानी के हवाले से भी उनकी राय ली जाएगी, उनसे पूछ के कप्तानी की भी तजावीज ली जाएंगी। सिलेक्शन कमेटी में जो अफराद मौजूद हैं वही कप्तानी के हवाले से बात कर सकेंगे। तो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से टीम में कौन प्लेयर रहेगा, टीम में किस तरह का हमारा, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन्स भी हो रहे हैं, तो वो सारा एक मेरे पास 2 सवाल बचे, फिर टाइम कम है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही 3 क्रिकेटर्स की पिछले 3-4 महीनों में। एक थे जनाब वहाब रियाज साहब, सीनियर मैनेजर, चीफ सिलेक्टर। फिर हमने मोहम्मद हफीज डायरेक्टर जक्काशु साहब के दौर में देखे, फिर वो नहीं नजर आए। इंजमामुल हक मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म कर दें क्या वो मीटिंग में थे, वो भी इस कमेटी का हिस्सा थे। मिसबाउल हक, ये चारों जो बहुत करीब रहे पिछले 4 महीने में, टीम के बहुत सारे फैसले उन्होंने किए। बल्कि यासिर अरफात तो चले वो बाहर हैं, वो इंग्लैंड में मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि अब्दुल रज़ाक भी चैंपियंस वाली एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो भी मौजूद नहीं थे। शाहिद आफरीदी भी यहाँ मौजूद नहीं थे, यूनुस खान भी मौजूद नहीं थे। ये भी एक पहलू है इस पूरे मामले का। जी, सिलेक्शन कमेटी में बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं, और ये बाकायदा तौर पे मोहसिन नकवी से मैंने पूछा था कि सिलेक्शन कमेटी के जिस तरह वहाब रियाज की आप बात कर रहे हैं, सारा मीडिया बात कर रहा है कि वहाब रियाज के ऊपर काफी तनकीद की जा रही थी। तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो सही टाइम के ऊपर फैसला लिया जाएगा। आप देखिएगा कि सिलेक्शन कमेटी के लोग भी, उनमें भी तब्दीली होगी। तो अब सिलेक्शन कमेटी के अफराद भी चेंज होंगे। तो इस वजह से जो जिनका आपने नाम लिया, मिसबाउल हक को भी बुलाया गया था लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, यूनुस खान को भी बुलाया गया था, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये सारे चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, तो वो जैसे अगर वो पाकिस्तान में मौजूद होते तो इनको भी बुलाया जाता। लेकिन देखना यह कि वहाब रियाज क्योंकि पाकिस्तान के सीनियर मैनेजर भी थे, तो वो क्यों यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उन्होंने क्यों मुलाकात नहीं की। वो अभी तक जैसे वर्ल्ड कप खेल के आई टीम, उसके बाद वो चेयरमैन मोहसिन नकवी से भी नहीं मिले थे। तो ये काफी सारी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा। आने वाले प्रोग्रामों में आपसे मजीद तफसीलात लेंगे, चूंकि अभी कोई ऐसे लग रहा है जैसे भी फैसला हो नहीं पा रहा। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारे प्रोग्राम रिप्ले में मौजूद रहे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद, मेरी अपनी सराय के मुताबिक उनको भी बुलाया गया था, बट वो क्यों नहीं गए, उनको भी प्रोग्राम में कभी शामिल करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो तजवीज़ दे सकते थे तो क्यों नहीं गए। लेकिन इतना मुझे पता है कि उनको भी इस मीटिंग के लिए बुलाया गया था। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे फुटबॉल की, यूरो के एक्साइटिंग सेमीफाइनल्स की। तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट के मसले मसाइल तो चलते रहेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल फुटबॉल है वो अपनी पीक पर है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ यूरो कप चल रहा है बल्कि कोपा अमेरिका भी है, दोनों के सेमीफाइनल्स का वक्त आ गया। और आज बड़ा एक्साइटिंग सेमीफाइनल जनाब, स्पेन फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस। और फ्रांस आपको पता है कि लास्ट वर्ल्ड कप में और उससे पहले जो है वो जीता था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही कि थोड़े बुझे बुझे से दिखाई दे रहे हैं कि उसके बावजूद पहुंच गए हैं ये सेमीफाइनल में। दूसरी जानिब स्पेन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये इतना हाई रेट नहीं होते थे 80s 90s तक, लेकिन 2000 में और पिछली 2010 में जब ये वर्ल्ड चैंपियन बने, बैक टू बैक यूरोस जीते, तो उनकी गोल्डन जनरेशन आई। और उसके बाद स्पेन ने एक रेपुटेशन अर्न की है कि बहुत डिसिप्लिन क्लासिकल फुटबॉल खेलते हैं। इनके हर प्लेयर को अगर आप देखेंगे तो दे आर ट्रीट टू वॉच। और आज सेमीफाइनल का मुझसे अगर आप पूछें तो ऐसे ही है जैसे कि वेरी डिसिप्लिन, वेरी क्लासी, वेरी स्किलफुल स्पेन वर्सेस वेरी एनर्जेटिक वाइल्ड सॉर्ट ऑफ फ्रांस। और शायद कि अपना पीक बहुत सारे प्लेयर्स गुजार चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एक्सपर्ट
शहरयार खुरम साहब, सर मैं तो थोड़ा सा बायस रहूंगा क्योंकि फुटबॉल के अंदर बड़ी फॉलोइंग होती है अपनी अपनी टीम की। इटली ने दुख दिए बट स्पेन मौजूद है। बट हाउ यू सी स्पेन वर्सेस फ्रांस? कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे आपने भी कल बात की थी, कि शायद फ्रांस अपनी पीक पर नहीं है। दूसरी जानिब स्पेन एक वो गोल्डन जनरेशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है 2010 में, 2008 के यूरो वर्ल्ड कप जीते थे। हाउ यू सी द सेमीफाइनल, कैसे देख रहे हैं टेक्निकली एस्पेक्ट के लिहाज से? थैंक यू गफार भाई फॉर हैविंग मी। आपका सारी ऑडियंस को सलाम। आज बहुत एक्साइटिंग मैच है, फ्रांस और स्पेन, यूरोपियन फुटबॉल के दो टाइटन्स जिनके बीच में क्लैश है। बहुत मजे का सेमीफाइनल होगा ये। स्पेन की पहले बात कर लेते हैं। स्पेन के लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है डिफेंस में, बिकॉज उनके ना तीन मेन जो स्टार्टर्स इस टूर्नामेंट में यूरोज में वो खेल नहीं रहे। पेड्री उनका अटैकिंग फील्डर, उसका टूर्नामेंट खत्म हो गया। नीम्स रीड जो टोनी क्रूज ने उसको इंजर्ड किया था लास्ट मैच में। उसके अलावा उसके अलावा उनका जो डेनी कार्वाहाल है, जो लेजेंड है, उसका लास्ट टूर्नामेंट है स्पेन के लिए, वो उसको रेड कार्ड मिला है। अब पता नहीं अगर स्पेन आज जीता है मैच, फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, तो क्या डेनी कार्वाहाल खेल सकेगा भी कि नहीं खेल सकेगा राइट बैक उनका, वी डोंट नो दैट। और उनका जो डिफेंडर है सेंटर बैक, वो भी येलो कार्ड के थ्रू से बुकिंग पे किए, ही वोंट बी एबल टू प्ले। इनकी जगह आएंगे जी, पेड्री की जगह आएगा आपका फेवरेट डेनी ओल्मो, जिसने अब तक स्पेन के लिए बहुत जबरदस्त लास्ट 3-4 मैचेस में 2 गोल 2 असिस्ट वगैरह किए हैं, ये आ जाएगा। तो स्पेन के लिए जरा मसला है। और आप जैसे मेंशन करते हैं ना कि स्पेन की जो गोल्डन जनरेशन थी, उसका आखिरी जो बिल्कुल रह गया ना प्लेयर, हेसुस नवाज, वो भी आज स्टार्ट करेगा राइट बैक, जो पहले विंगर था। बट या सो लेट्स सी क्या होता है आज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, अगेन एम्बापे चूंकि बहुत बड़े स्टार हैं, ऑलरेडी वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, ऑलरेडी उनकी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इंजरी की वजह से बुझे दिखाई दिए। फिर आप चूंकि एक फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, आपने काफ़ी मरतबा शरियार हमें ये बताया कि थोड़ा सा वो उन पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे क्या मुराद है आपकी? मतलब कि जो स्पेन की क्लास है, कोऑर्डिनेशन है, एक ज़माने में टिकी टाका इनका बड़ा मशहूर था, फिर इन्होंने अपने स्टाइल को चेंज किया। बट हाउ यू सी फ्रांस एज अ ओपोनेंट फॉर स्पेन? क्योंकि अभी भी जो एक आई थिंक जनरल फुटबॉल फैंस हैं वो ये समझते हैं कि फ्रांस इज जायंट, वो ज़्यादा फेवरेट होंगे इस मैच में। दे हैव बिग नेम, दे हैव बिग परफॉर्मेंसेज एट इंटरनेशनल फ्रंट। बट आप कैसे देखते हैं इंटरनली, क्या वीकनेस है और दूसरा क्या प्लस पॉइंट भी है उनके? हाँ गफार, गुड पॉइंट। आज का जो मैच है ना, ये टूर्नामेंट से पहले के जो फेवरेट थे फ्रांस, और जो टूर्नामेंट अब हो रहा है करंट फेवरेट्स में स्पेन, इनका मैच है। ठीक है, फ्रांस का ये सीन है कि दे डिपेंड टू हेविली ऑन एम्बापे। अगर एम्बापे चल रहा है तो वो चलेंगे। अभी तक सो फार यूरोज में जब से उसकी नाक टूटी, एम्बापे की सर्जरी हुई है, वो वापस आया है, तो वो उसने अब तक सिर्फ अपने मास्क को ज्यादा एडजस्ट किया है, गोल्स, और उसने ना गोल्स मारने की कोशिश बहुत कम की है। ये बहुत बड़ा मसला है। प्लस वो एम्बापे का बेस्ट पोजीशन है लेफ्ट विंग पे। सही। अगर मैं डिडियर देशम्स हूं, जो फ्रांस का कोच है, मैं ओलिवियर जिरू को खिलाऊं एज अ टारगेट मैन, एंड आई लेट एम्बापे अटैक टू द लेफ्ट विंग। बट लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज दे नॉट इन फॉर्म। एंटोine ग्रीजमैन है, वो भी फॉर्म में नहीं है बिल्कुल। फ्रांस आर नॉट प्लेइंग लाइक अ टीम, स्पेन आर प्लेइंग लाइक अ ग्रेट टीम। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, पीकिंग एट द राइट टाइम, दे लुक लाइक a most likely favorite team in become unbeaten so far. Yes, in the tournament। क्या उन्होंने अपने आप को प्रूव किया? बहुत सारे लोग शायद उनको इतना हाई रेट नहीं करते। आखिरी सवाल आपसे शहरयार, कि हमने देखा कि बहुत सारे मैचेस बहुत क्लोज हुए हैं, स्पेशली इन द नॉकआउट राउंड, और फिर वो गए हैं एक्स्ट्रा टाइम में या फिर पेनल्टीज में। अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कोचेस का, और फिर फिटनेस का भी, आपके पास कितने अच्छे रिप्लेसमेंट मौजूद हैं। आप कैसे एंटिसिपेट करते हैं कि अगर ये मैच 90 मिनट्स तक एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो फिर क्या, किसको फ़ायदा होता है? और अगर पेनल्टीज़ पे जाता है तो फिर गोल कीपिंग के लिहाज से, जो हिस्टोरिकली अगर आप देखें पेनल्टीज लेने के लिहाज से, किसके फिर गेम किस तरह एनालाइज करते हैं? आई विल स्टिल फेवर स्पेन, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। सी, स्पेन के पास बहुत परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ रॉ टैलेंट, यूथ एंड एक्सपीरियंस, राइट। फ्रांस के पास भी है एक्सपीरियंस, दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस, लेकिन दे नॉट प्लेइंग लाइक वर्ल्ड चैंपियंस। मेंटली आई थिंक अभी स्पेन की फॉर्म है, दे प्लेइंग द बेस्ट फुटबॉल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। तो मेंटली वो एक हाई पे हैं, उनकी फॉर्म है, वो एक हाई पे हैं। दे नो व्हाट दे आर अबाउट, दे नो, उनको पता है जब वो फील्ड में उतरते हैं, उनको पता है हमारे टैक्टिक्स क्या हैं, हर प्लेयर को अपना रोल पता है।
और उनको पता है कि हमारा गेम प्लान क्या है और एग्जीक्यूट कैसे करना है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फ्रांस ऑन द अदर हैंड दे लुक क्लूलेस, दे हैव नो आइडिया क्या करना है। अगर एम्बापे फॉल्टर कर रहा है, अब हम क्या करें, ओह उनका ये सीन है। बिल्कुल जी। और करंट चैंपियन जी इस पर अर्जेंटीना, मैसी, उनका भी कोपा अमेरिका के अंदर जो है वो, उसके ऊपर भी हम कल जरूर बात करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट नेदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड आल्सो हैपनिंग टुमारो, जिसके अंदर इंग्लैंड 66 से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, कोई यूरो नहीं जीता है, बहुत बड़ी जनरेशन है उनके पास भी। लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये टीम अगर साउथगेट कुछ बेहतर प्लानिंग के साथ उतरे तो क्या ये टीम जीत सकती है। इसका जवाब हम कल ढूंढेंगे, लेकिन आप ज़रूर मैच को एंजॉय कीजिएगा रात 12 बजे। कल इस मैच और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से नए मौदूआत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।